देर से ही पहुंचेगी वो वीडियो। देखिए आज हम पढ़ते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व। तो जनरली अगर आप किसी सॉल्यूशन का घनत्व निकालते हैं तो क्या होता है घनत्व का फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन। सेम ऐसे ही हम एकक कोष्टिका का घनत्व निकालेंगे। तो देखिए अगर हमें पता है जो हमारी एकक कोष्टिका है वो हमारी एक कल्पना है, ठीक है। अगर हम एकक कोष्टिका का घनत्व निकालते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एकक कोष्टिका के घनत्व को सेल पैरामीटर्स की सहायता से निकाला जाता है। सेल पैरामीटर कौन कौन से थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना, 6 पैरामीटर थे उसमें। तो वो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ए बी सी थी, ए उसकी, ये लिखा हुआ है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सी उसकी हाइट थी, बी उसकी विड्थ थी, है ना, ए उसकी एज लेंथ थी। तो 6 पैरामीटर थे, कौन कौन से, ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी ऊंचाई, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ए के सामने वाला अल्फ़ा, बी के सामने, बी की जो सामने कोण था वो बीटा और जो सी पर था वो गामा, ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर्स थे। अब देखिए क्या है कि जो एकक कोष्टिका है वो एक इमेजिनरी लाइन से मिलकर बनी हुई है और लाइन में क्या है, अभी पार्टिकल्स। तो पहले हम आयतन देख लेते हैं कि आयतन तो घन है, एकक कोष्टिका घन के आकार में है तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, है ना, तो इनका क्यूब। अगर मान लीजिए ए और बी और सी आपको पता है डिफरेंट प्रकार की यूनिट सेल है, कुछ में तो क्या होता है जिसमें लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी समान होती है, ए बराबर बी और बराबर सी। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ए बी इक्वल होते हैं, सी इक्वल नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ए बी इक्वल ना हो, सी इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ जाती है जहाँ पर ए बी के इक्वल ना हो तो वहाँ पे आप इसके आयतन में क्या करेंगे, अगर ए अलग है तो आप लिख लेंगे ए, बी अलग है तो बी इंटू सी, अगर तीनों अलग हैं तो, और सेम है तो फिर आप ए क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने आयतन निकाल लिया, उसके बाद क्या है, द्रव्यमान निकालना है। अब एकक कोष्टिका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एकक कोष्टिका क्या है, अभी कणों से तो मिलकर बनी है, बाकी तो लाइन ही है। तो उसमें जितने पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का द्रव्यमान, ठीक है। तो पार्टिकल्स को क्या बोलते थे एकक कोष्टिका में, जब हमने अभी कणों की संख्या निकाली थी जिसमें सिंपल क्यूबिक सेल में तो 1 थी और फेस सेंटर्ड में 4 थी, बॉडी सेंटर्ड में 2 थी और एंड सेंटर्ड में भी 2 थी। तो उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उन्हीं का वेट तो होगा एकक कोष्टिका में। तो देखिए एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, रैंक ऑफ पार्टिकल बराबर जेड। जेड से क्या डिनोट कर रखे हैं हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कि अगर 4 हैं तो 4 अभी कणों का भार, 1 है तो 1 अभी कण का भार, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। अब हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे ये द्रव्य हमने सॉल्यूशन का लगाया था, ये हमने क्या कर दिया यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एकक कोष्टिका में नंबर ऑफ अभी कणों की संख्या देखनी होगी, कितने हैं, 4 हैं तो 4, 2 हैं तो 2, जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी एटम है पीरियोडिक टेबल में, जैसा आपका सोडियम है, जो आपके पास सोडियम का भार होता है वो होता है 23। तो एक जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्वों के भार दिए हुए होते हैं वो सब आपके मोलर भार होते हैं, एक मोल का भार होता है, ठीक है। मतलब ये कि एक मोल किसके इक्वल होता है, आवोगाद्रो नंबर के 6.023 इंटू 10⁻23, यही तो एक मोल होता है। इतने परमाणुओं का भार कितना है, 23, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। आप ध्यान रखेंगे कोई भी एटम है, आप हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, तो ये इसका मोलर मास है,
नॉर्मल मास नहीं है, 1 मोल में जो मास है वो 1 है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाद्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतने परमाणुओं का जो भार है वो 1 है हाइड्रोजन के। अब अगर हमें एक का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक का अगर हमें निकालना हो, केवल हमें मास ऑफ एटम निकालना हो, तो मोलर मास को इससे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें एक हाइड्रोजन का भार निकालना है, मोलर मास नहीं, ओनली मास निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके मोलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाद्रो नंबर से। Na को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाद्रो नंबर से। समझ में आ गया होगा, देखिए इसमें भी हुआ है, आप इसमें देख लीजिए। देखो, हमें तत्वों का मोलर द्रव्यमान पता होता है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबका जो भार है वो क्या है, मोलर भार है, मोलर द्रव्यमान है। 23 है सोडियम का, है ना, ऑक्सीजन का 16 है, तो वो क्या है, मोलर द्रव्यमान है। लेकिन अगर हमें एक का, वो तो 1 मोल का है, 1 मोल मतलब एवोगाद्रो नंबर, उसकी संख्या के बराबर अगर हमें एक का निकालना है तो क्या करेंगे, उस मोलर मास को एवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे निकाला है, देखिए, मास ऑफ एटम मोलर मास अपॉन एवोगाद्रो नंबर। अब हमें मास भी पता चल गया, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम भी पता चल गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में हमें पता होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो गई, जितने उसमें नंबर है इनटू मास, मोलर मास अपॉन एवोगाद्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो ओवरऑल सोल्व करके हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, और इसकी सहायता से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। वो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिस भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रो बराबर यहाँ पर डेंसिटी है जेड, रैंक ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम वी जो है Na एवोगाद्रो नंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका त्रिज्यानुपात, रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, शायद मैं यहाँ पर रेडियस रेशियो लिखना भूल गई। देखिए रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है आपका, इसे आर से इग्नोर कर सकते हो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। कैटायन की रेडियस को एनायन की रेडियस से अगर भाग दे दिया जाए तो आपका बन जाता है रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो के लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला ये है कि अगर रेडियस रेशियो केवल और केवल आयनिक यौगिकों के लिए होता है, क्यों होता है आयनिक यौगिकों के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आयंस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर धनायन की त्रिज्या अधिक होगी तो रेडियस रेशियो की वैल्यू अधिक होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो आपका रेडियस रेशियो है वो क्या है, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी आयनिक यौगिक की रेडियस रेशियो अधिक होता है तो वो यौगिक अधिक स्थायी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि त्रिज्या अनुपात अधिक होता है तब आयनिक यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या भी अधिक होती है। अब ये कैसे पॉइंट है, आगे देखिए। कुछ एज्यूम्सन दिए गए थे इस थ्योरी के लिए, रेडियस रेशियो के लिए, तो वो एज्यूम्सन है जो आपको मानने हैं, जो इमेजिन किए गए हैं, उन एज्यूम्सन को मानकर ही ये क्रिस्टल बनाए जाते हैं, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बनाई जाती है, ठीक है। वो एज्यूम्सन मान के ही क्रिस्टल की जो पैकिंग है जो आपने पढ़ी है, वो पढ़ी है ना, लीनियर पैकिंग है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, फेस सेंटर्ड है, कि कैसे कैसे उसमें पार्टिकल अरेंजमेंट है, कैसे कैसे व्यवस्थित है, ठीक है। तो वो सब क्या है, इस रेडियस रेशियो के कुछ एज्यूम्सन मान के हैं। तो वो कौन कौन से एज्यूम्सन है पढ़ेंगे। सबसे पहला है, धनायन और ऋणायनों के आकार को गोलीय माना गया है। देखते हैं आप क्रिस्टल में यूनिट सेल की जब स्ट्रक्चर बनाए हैं तो आपने धनायन और ऋणायन जो है राउंड माने हैं, और प्रत्येक धनायन ऋणायनों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्रिस्टल के अंदर धनायन होते हैं और कैसे उसके अंदर ऋणायन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो ऋणायन है, देख लेते हैं, देखिए ये धनायन है आपका और इसके चारों तरफ ऋणायन होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। फिर क्या है कि जो ऋणायन है वो आपस में, ये ऋणायन है, ये भी ऋणायन है, ये भी ऋणायन है और ये धनायन है। धनायन को तो बिल्कुल टच करने चाहिए, लेकिन ये ऋणायन आपस में एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए।
अगर हमें आयनिक क्रिस्टल स्टेबल बनाना है तो। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए आपके। सबसे पहला, धनायन और ऋणायनों को गोलीय माना गया है उनकी संरचना को। दूसरा, धनायन जो है ऋणायनों से घिरे हुए होने चाहिए। तीसरा, जो ऋणायन है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है कि धनायन जितने अधिक ऋणायनों से घिरा हुआ होगा वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो ये कुछ एज्यूम्सन है, इन्हें मान के ही जो क्रिस्टल में अरेंजमेंट किया गया है अभी कणों का, वो इनके बेस पर ही किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियस रेशियो। मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगी, यहाँ पे लिखने की याद नहीं रही। तो देखिए, अब इन तथ्यों को हमने सारों को पढ़ लिया।